हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की हिंदी की किताब कृतिका का सेकंड चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर क्या हैं और इसका जो सारांश था वो हमने आपको करवा दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। आंसर होगा, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को एक अद्भुत जादुई संसार जैसा लग रहा था। उस दृश्य ने उसके मन को इस तरह आकर्षित और बांध लिया था कि वह पूरी तरह सम्मोहित सी हो गई थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी स्वप्न लोक में पहुंच गई हो, जहां चारों ओर फैली रोशनी और प्राकृतिक सौंदर्य उसे अपनी ओर खींच रहे हों। इस मनमोहक वातावरण ने लेखिका के भीतर गहरी शांति, आनंद और एक अलौकिक अनुभव का भाव भर दिया, जिससे वह उस दृश्य में पूरी तरह खो गई थी। आपका अगला प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। आंसर होगा, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ के लोग बहुत मेहनती, ईमानदार और आत्मसम्मान से जीवन जीने वाले हैं। वे कठिन परिस्थितियों और पहाड़ी जीवन के बावजूद लगातार परिश्रम करते रहते हैं। लेखिका ने देखा कि वहाँ के सामान्य लोग भी अपने काम को पूरे गर्व और लगन के साथ करते हैं। उनकी मेहनत, सादगी और संतोषपूर्ण जीवन उन्हें किसी बादशाह से कम नहीं बनाता। तो इसी कारण गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। फिर आपका अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। आंसर होगा, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। इनको उतारा नहीं जाता, तो ये जो पताकाएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और जो रंगीन पताकाएं हैं वो कब फहराई जाती हैं, तो रंगीन पताकाएं शुभ अवसरों, धार्मिक उत्सवों तथा खुशियों के प्रतीक के रूप में फहराई जाती हैं। इन पताकाओं पर धार्मिक मंत्र लिखे होते हैं, तो लोगों का विश्वास है कि हवा के साथ ये मंत्र चारों ओर फैलकर वातावरण में शांति और मंगल का संदेश पहुंचाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखी है। तो आंसर होगा, जितेंद्र ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी। पहला, सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियाँ हैं। नंबर 2, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अन्यायी की मृत्यु होती है तो लगाई जाती हैं, तो ये 108 होती हैं। रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। कवि लॉन्ग स्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक, तो यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसने बताया कि ये धर्म चक्र है, अर्थात प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं। जब इसको घुमाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। उसने और बताया कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता है। नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। फिर है आपका अगला प्रश्न, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। आंसर होगा, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए प्रार्थना चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी इसलिए दिखाई दी क्योंकि वहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था, श्रद्धा, शांति और आध्यात्मिक भावनाएं भारत के अन्य भागों के लोगों जैसी ही थी। तो लेखिका ने अनुभव किया कि चाहे भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज या स्थान अलग हो, लेकिन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास, भक्ति और मानवता की भावना समान है। तो कोई अंतर नहीं है, ईश्वर के प्रति विश्वास, भक्ति और मानवता की भावना सब में समान है।
यही एकता भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो चाहे भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज, स्थान, सब चीज़ें अलग हों, लेकिन मन में ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है वो पूरे भारत में एक समान है। तो यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी ही दिखाई दी। आपका अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। आंसर होगा, जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिससे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। तो वो नेपाल से अभी आया था कुछ दिन पहले, तो उसको नेपाल के बारे में और सिक्किम के बारे में अच्छे से पता था, वहाँ की जगहों से वो अच्छी तरह परिचित था। तो वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का काम कर रहा था। उसमें प्रायः गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं। तो उसमें गाइड के वो सभी गुण विद्यमान थे जो गाइड में चाहिए होते हैं, जैसे कि एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नार्गे में सम्यक रूप से थी। फिर गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था। जितेन नार्गे जो था वो ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था, जैसे, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। एक सहयोग गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। ये सारे गुण जितेन में थे। वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है। कुशल गाइड जो होता है, वाक्पटु होता है, वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। तो अपनी वाक्पटुता से वो पर्यटक स्थल जो थे उनके बारे में इतने रोचक ढंग से बताता है कि उनको जिज्ञासा होती है उनको देखने के लिए। तो हम कह सकते हैं जो एक कुशल गाइड होता है वो सारे गुण जितेन नार्गे में थे। तो जो जितेन नार्गे में एक गाइड के गुण थे, वही गुण जो गाइड होते हैं उनमें होने चाहिए। एक कुशल गाइड में वो सारे गुण होने चाहिए जो कि जितेन नार्गे में पहले से ही थे। आपका अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। आंसर होगा, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते हुए रूप को देखा। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं, घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं, वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, तो कहीं हरा नजर आता है तो कहीं पीलापन लिए नजर आता है। कहीं ऐसा लगता है प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला हो गया हो, तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। आंसर होगा, लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका के मन में गहरा आश्चर्य, आनंद, शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, दूर तक फैली घाटियां, झरनों की कलकल ध्वनि, बादलों से घिरा आकाश और चारों ओर फैली हरियाली को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। प्रकृति का यह अद्भुत और विशाल रूप उन्हें किसी अलौकिक संसार जैसा प्रतीत होता है। इस दृश्य को देखकर लेखिका को अनुभव होता है कि मनुष्य प्रकृति के सामने बहुत छोटा है, तुच्छ है। प्रकृति की विशालता के आगे मनुष्य का अहंकार, उसकी शक्ति और उसका अस्तित्व नगण्य है, ना के बराबर है।
उनके मन में विनम्रता और आध्यात्मिकता का भाव जाग उठता है। तो प्रकृति की सुंदरता उन्हें भीतर से शांति और सुख का अनुभव कराती है। उन्हें ऐसा लगता है मानो प्रकृति मनुष्य को प्रेम, धैर्य, सहनशीलता और सरलता का संदेश दे रही हो। तो इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका पूरी तरह भाव विभोर हो जाती है। उनके मन में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? आंसर होगा, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। तो इतनी सुंदर थी लेकिन इतना कठिन काम कर रही हैं। तो उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर डोको मतलब बड़ी सी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। तो प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कई ऐसे दृश्य झकझोर गए जिन्होंने उसे जीवन की कठोर सच्चाइयों का एहसास कराया। तो पहाड़ों की सुंदरता के बीच उसने गरीबी, गंदगी, अव्यवस्था और लोगों की कठिन जीवन स्थितियों को देखा। कहीं बच्चे फटे कपड़ों में दिखाई दिए तो कहीं मजदूर कठिन परिश्रम करते नजर आए। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मानव जीवन की पीड़ा और संघर्ष ने लेखिका के मन को गहराई से विचलित कर दिया। उसे लगा कि प्रकृति जितनी सुंदर है, मानव का जीवन उतना ही संघर्षपूर्ण और दुखों से भरा हुआ है। तो इस तरह के जो दृश्य थे उनको देखकर जो लेखिका थी वो सोचने पर मजबूर हो गई कि इतना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पे फैला हुआ है, लेकिन कुछ जो औरतें हैं वो किस तरह से यहाँ पे काम कर रही हैं। तो अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को ये सारे जो दृश्य थे वो झकझोर गए। आपका अगला प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। आंसर होगा, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में निम्नलिखित लोगों का योगदान सराहनीय होता है। वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं। तो जो सरकारी लोग होते हैं जो कि व्यवस्था में संलग्न होते हैं वो सैलानियों को प्राकृतिक छटा का अनुभव करवाते हैं। वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं, जो गाइड होते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं और वो सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते, उत्साह से भरपूर होते हैं। तो ये सारे जो लोग होते हैं वो सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में योगदान देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। आंसर हुआ, किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। तो आम जनता के इस वर्ग में मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग आते हैं। तो अपनी यूमथांग यात्रा के दौरान जो लेखिका हैं उन्होंने क्या देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए रास्ते बना रही हैं। तो वो रास्तों को ठीक करती हैं ताकि लोग यहाँ पे आएँ, पर्यटक यहाँ पे आएँ, उनकी संख्या में वृद्धि हो, जिसका सीधा असर किस पे होता है, देश की प्रगति पे। तो आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साधारण लोग कम साधनों और सीमित आय में भी कठिन परिश्रम करके समाज और देश के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो किसान अन्न उगाते हैं, मजदूर निर्माण कार्य करते हैं, छोटे व्यापारी और कर्मचारी अपनी सेवाएं देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। ये लोग अपने श्रम, ईमानदारी और त्याग से उत्पादन बढ़ाते हैं तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बदले में इन्हें बहुत कम सुविधाएं और लाभ मिलते हैं, फिर भी वे निरंतर कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार आम जनता ही देश की आर्थिक व्यवस्था की वास्तविक आधारशिला होती है और उसी के परिश्रम से राष्ट्र की उन्नति होती है। तो लेखिका ने वहाँ पर यही देखा कि जो औरतें हैं वो किस तरह से सड़क निर्माण करने में लगी हुई हैं, ठीक करने में लगी हुई हैं। तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पीठ पे लाद के ले जाती हैं और ये सब काम वो इसलिए करती हैं ताकि यहाँ पे अधिक से अधिक पर्यटक आए और देश की उन्नति हो।
फिर है आपका अगला प्रश्न, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आंसर होगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, उसमें गंदगी डाल देते हैं। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है, पवित्र नदियों में जाता है नगरों का पानी, फैक्ट्रियों का पानी। और सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का उपयोग, अधिक उपयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। तो इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम सहयोग दे सकते हैं। कैसे? तो वर्तमान में जो पेड़ हैं उनको ना काटें, ना काटने दें किसी को। यथासंभव अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। वाहनों का प्रयोग जो है यथासंभव कम करें। सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग ना करें। तो वाहन का उपयोग कम से कम करना चाहिए। पॉलीथीन, अपशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में ना जाने दें। तो ये जो काम है अगर हम करते हैं तो काफ़ी हद तक जो प्रदूषण है वो रुक सकता है। फिर है आपका अगला प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। तो प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। तो प्रदूषण से स्नोफॉल कम हो रहा है, इसके साथ ही साथ और कौन से दुष्परिणाम हैं जो सामने आए हैं। तो लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायोग में बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन एक सिक्किमी जो युवक था, सिक्किम का युवक था, उसने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ़ देखने को मिल सकेगी और ऊपर जाना होगा। तो प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है और परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर तथा उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। इतनी तेज़ आवाज़ में लोग लाउड स्पीकर लगा के जो चलाते हैं, उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे मानसिक अस्थिरता, लोग बहरे भी हो जाते हैं, लोगों को नींद नहीं आती। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। अगला प्रश्न है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। आंसर होगा, कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, या उससे भी अधिक सुंदर। तो ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है। तो यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है कि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण हो जाए, लोग व्यवसाय करें, बिजनेस करें, तो इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी, इस स्थान की सुंदरता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। मनुष्य सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन न कर प्रयुक्त चीज़ों के अपशिष्ट को जहाँ तहाँ फेंक सौंदर्य को ठेस पहुँचाए बिना नहीं रहता है। तो क्या करते हैं लोग, वहाँ जाते हैं, वहाँ खाते हैं, पीते हैं और वहीं पे गंदगी फैला के चले आते हैं। तो कटाव में दुकान का ना होना ये बहुत अच्छी बात है। तो कटाव में दुकान ना होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते, लोगों को ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, जिससे यहाँ की सुंदरता जो है वो बची हुई है। जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही है, वैसे ही कटाव की सुंदरता भी मटमैली हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पे दुकान नहीं है, ये उसके लिए वरदान है, इसीलिए उसकी सुंदरता आज भी बनी हुई है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो आंसर होगा, प्रकृति ने जल संचय की बहुत अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ़ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है। हिम मंडित पर्वत शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ हैं।
तो हिम मंडित जो पर्वत हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है पर्वतों पर, तो एक प्रकार के क्या है जल स्तंभ है। इससे हमें जल मिलता है जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं। गर्मी में ये बर्फ़ पिघल जाती है और नीचे आती है, तो इससे क्या होता है बहुत से लोगों की प्यास बुझती है। तो नदियों के रूप में बहती ये जलधारा अपने किनारे बसे नगर गाँवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है। तो ये बर्फ़ पिघलकर नदियों के रूप में बहती है और वहाँ पे जो गांव होते हैं नगर बसे होते हैं उनको इनसे पानी मिलता है। तो ये अपने खेतों में सिंचाई भी करते हैं और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। तो सागर से जल बाष्प जो होता है वो बादल के रूप में उड़ते हैं। तो सागर में क्या होता है जो ये जल होता है वो बाष्प में बन जाता है और बादल के रूप में चला जाता है, बन जाता है, बादल बन जाते हैं। इसके जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करते हैं तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में बरसते हैं। तो यही बादल क्या करते हैं जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ बारिश होती है और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ ठंड बहुत होती है, तो ये बर्फ़ बन जाते हैं। तो इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचयन तथा वितरण की व्यवस्था की है। तो इस जल चक्र के द्वारा प्रकृति ने क्या किया है जल का संचयन किया है और वितरण किया है। मतलब जल संचय होता है और फिर लोगों में बांट दिया जाता है नहरों के रूप में और नदियों के रूप में ये बहता है। और जो गांव के लोग होते हैं वो या नगर के लोग जो इनके किनारे बसे होते हैं उनको इनसे जल मिलता है। आपका अंतिम प्रश्न है देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह से कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो देश की सीमा पर जो बैठे फौजी हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, वो किस कठिनाई का सामना करते हैं। आंसर होगा देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं में जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। तो वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि तापमान माइनस में चला जाता है और पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम जाता है। वहाँ भी फौजी तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए हाँफ हाँफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अच्छो रखने वाले महारथी के रूप में आदर दें। तो उनका आदर सत्कार करें, उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्मानीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने, उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें। तो जो उनके परिवारजन यहाँ पे रहते हैं और वो देश की सीमा पर हमारे देश की सीमा पर खड़े होकर क्या करते हैं देश की रक्षा करते हैं, तो उनके जो परिवार वाले हैं उनका साथ दें, उनका सहयोग करें, उनको अकेलापन महसूस ना हो ऐसा उनके साथ बर्ताव करें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। तो उन्हें समझाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आशा है आपको कुछ समझ में आए होंगे, तो आप इनको समझ लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करिए। थैंक यू।